हेलो यूपीएससी एस्पायरेंट्स, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं पीएसआर ऑप्शनल 2026 बैच। ये सिर्फ एक बैच लॉन्च नहीं है प्यारे बच्चों, बल्कि एक जर्नी की शुरुआत है जो आपको प्रीलिम्स के बाद मेन सॉल्व तक और फाइनली इंटरव्यू रूम तक लेकर जाने वाली है। और बच्चों, पीएसआर ऑप्शनल के साथ एक चीज गारंटीड है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और आपको जीएस पेपर में एक अलग ही एज मिलेगा। बच्चों, मुझे पता है कि आजकल बच्चों को ऑप्शनल को लेकर, ऑप्शनल डिसाइड करने को लेकर एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। हर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि सर पीएसआर लेना अच्छा होगा भी या नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से प्यारे बच्चों कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट जस्ट एन ऑप्शनल, इट इज अ कंप्लीट पैकेज जो आपको GS2 यानी पॉलिटी गवर्नेंस IR वाला सेक्शन, GS4 एथिक्स का, इवन GS1 का मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन, ऐसे और इसके साथ जो है आपका इंटरव्यू में सब जगह आपको फायदा करेगा ये। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं कुणाल सर और मैं खुद 4 बार यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूं। मैंने 3 बारी जो है यूपीएससी के मेंस में 300 प्लस स्कोर किया है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में। इसके बाद मैंने कई एग्जामिनेशन भी दी, कई एग्जाम्स की प्रीलिम्स भी मैंने निकाला है। प्यारे बच्चों, जो आज हम लोग बैच लॉन्च करने वाले हैं पीएसआर का, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दूं। ये जो प्यारे बच्चों बैच है, ये बेसिकली 5 महीनों का बैच होगा। इसका ड्यूरेशन 5 मंथ होगा। साथ ही साथ इसकी जो क्लास की टाइमिंग होगी, इसकी क्लास की टाइमिंग की 3 बैचेज हैं, है ना। 3 टाइमिंग है। पहला मॉर्निंग में एक आपका लॉन्च होगा, ये आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा। एक आपका होगा नून बैच, आफ्टरनून का यानी दोपहर में एक होगा, और एक दूसरा होगा इवनिंग में, है ना। ये तीनों बैचेस की टाइमिंग आपको जल्दी बता दी जाएगी। साथ ही साथ इसका स्टार्टिंग डेट है 19 सितंबर, यानी 19 सितंबर को ये शुरू हो रहा है, अभी हाल के कुछ दिनों में। तो 19 सितंबर 2025 को इस बैच को हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2026 के यानी 2026 के पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है बैच को टारगेट करते हुए। प्यारे बच्चों, इस बैच का यानी जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या फैसिलिटीज मिलेगी, क्या फीचर्स मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस जो ऑप्शनल का जो हमारा बैच है, इसको हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप सुनने हैं, है ना। मैं आपको 0 मानकर चलूंगा सो दैट कि मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको समझाना। तो मैं इस बैच को बेसिक से शुरू करने वाला हूं। मैं ही इसको पढ़ाऊंगा बेसिकली, है ना। और बहुत सारे बच्चों के डिमांड पर, बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर प्लीज एक बैच लॉन्च किया जाए। तो उसको लेकर ये बैच हम लोगों ने, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि एक बैच हमें लॉन्च करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, फोकस्ड ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो हमारी पूरी फोकस होती है उसमें कि हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करें, बच्चों के कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर दें। इसके लिए हम डाउट सेशन अरेंज करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा हर एक टॉपिक को एग्जाम्पलीफाई करके, अगर जो है मान लो कोई पुरानी टॉपिक जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, उनको आज के समय में उनका क्या रिलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है, उसके साथ में जोड़कर आप सभी को समझाऊंगा, तो बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। ये क्लास जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बाइलिंगुअल होगा, है ना, बाइलिंगुअल होगा। मान लो इंग्लिश की अगर आप क्लास करते हैं, इंग्लिश बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपका नोट्स में इंग्लिश का होगा। हिंदी बैच में लेते हैं तो ऑफकोर्स उसमें आपको हिंदी बैच में कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका बाइलिंगुअल क्लास है ना। हम लोग जैसे सेपरेट बैचेज हैं, दोनों की सेपरेट बैचेज हैं। मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश बैच में एडमिशन लेते हैं तो 80-20 का रूल रहेगा, यानी 80% इंग्लिश में बोला जाएगा, 20% हिंदी में टीचर वहां पे डिक्टेट करेगा, है ना। इसके बाद मैं जो है पूरी उसकी जो है इंग्लिश बैच का जो नोट्स लिखवाऊंगा इंग्लिश में लिखवाऊंगा। हिंदी बैच में कंप्लीट आपका हिंदी यूज होगा, है ना, और हिंदी में ही उसका नोट्स लिखवाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखिए लाइव लेक्चर्स मिलेंगी, यानी आप अगर जैसी एडमिशन लेंगे आपको ऐप में रजिस्टर्ड आपको कर दिया जाएगा। ऐप में सारी चीजें रहेंगी, सारा आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास से लेकर नोट से लेकर PYQ डिस्कशन से लेकर एवरीथिंग आपको ऐप्स पे, CRMIS के ऐप पे आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो लाइव लेक्चर्स एंड नोट्स की हम बात कर रहे हैं, ये जब आप पढ़ेंगे तो मैं जैसे यहां पर हूं, जैसे आप मान लो अभी वीडियो देख रहे हो ना, एग्जैक्टली वैसा ही लाइव क्लास होगा, जहां पर आप कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्टली मेरे से पूछ पाओगे। इवन आप अपना अनम्यूट करके अपने तरफ से आप मुझसे डायरेक्टली आप रूबरू हो पाओगे ऑनलाइन में, ठीक है ना। इसी ऑनलाइन बैच से कई बच्चे टॉप भी किए हैं पास्ट में हमारे CRMIS की तरफ से, CRMIS के अंतर्गत आप पढ़ के। तो इसमें हम लोग 140 प्लस आपको क्लासेस देंगे, जिसमें PSR ऑप्शनल बैच जो है उसको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा प्यारे बच्चों। और इसमें आपका जो है अपडेटेड मटेरियल्स मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं थोड़ा PSR ऑप्शनल की जब हम बात करते हैं थोड़ा डायनामिक पोर्शन है।
है ना। तो आपको इसमें सब जो है अपडेटेड नोट्स मिलेंगे करंट अफेयर से लिंक्ड करके, है ना। क्लास नोट्स मिलेगा हर एक क्लास का आपको, और साथ ही साथ इन सभी का जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो तो मैं लिखवाऊंगा ही, साथ ही साथ जैसे जैसे लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा आपको डिक्टेट करते जाऊंगा। इसके अलावा जो नोट्स होगा वो सारा नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, है ना। अलग से आपको एक पूरा पीडीएफ बना के आपको दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर हमें वो जो नोट्स है हमारे यहाँ पर चाहिए, मतलब कुरियर के थ्रू जो है हमें हार्ड कॉपी में चाहिए, तो उसकी भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो क्लास में जो लिखवा रहा हूँ तो लिखवा ही रहा हूँ, उसके अलावा सेम नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इसके बाद आंसर राइटिंग थ्रू PYQs, है ना। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैं कोई लेक्चर ले रहा हूं, जैसे मान लो मैं 2 घंटे की क्लास है, मैं जैसे लेक्चर में इंटर किया, जैसे मैं सेशन में इंटर किया, पहले पिछले दिन का मैं रिकैप लूंगा कि पिछले दिन आपने क्या पढ़ा है, और आज की जब मैं क्लास शुरू करूंगा फॉर एग्जांपल, तो उसमें डेमोक्रेटिक माहौल के साथ क्लासेस होंगी। किसी को कोई इशू होगा चैट सेक्शन में आप अपना मैसेज छोड़ देना, जैसे मैं पढ़ा लूंगा, है ना। आपसे कंफर्म होता चलता हूं मैं बेसिकली कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद जैसे ही आपकी लेक्चर एंड होगी, है ना, क्लास 2 घंटे का खत्म होने के बाद मैं 10 मिनट में जो भी मैंने पढ़ा है उसका रिवाइज एक बार करवा दूंगा, और साथ ही साथ जो आपकी डाउट है उसको भी साथ में लास्ट में मैं एड्रेस करूंगा। किसी बच्चे का कोई अगर डाउट है, उसको डाउट सेशन चाहिए, उसको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है। जो आप 2 घंटे का क्लास करोगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सर इससे आगे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी क्लास के बाद आप इतने सेटिस्फाइड हो जाओगे, इतना ज्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा कि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। प्यारे बच्चों, अगला आपको दिख रहा होगा एक्टिव रिकॉल सेशन, है ना। स्पेशल सेशंस आपको जो है अटेंड करवाई जाएंगी। वो बेसिकली एक अलग सेशन होगा क्लास के अलावा। क्लास तो आपका 2 घंटा का चल ही रहा है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा एग्जांपल्स के साथ, बढ़िया से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, बेसिक से, वो तो क्लास चलेगा ही। उसके अलावा हम लोग एक्टिव रिकॉल सेशंस भी रखेंगे। एक्टिव रिकॉल सेशन में क्या होगा कि उसमें मैं बेसिकली जो आपने पढ़ा है वो एक प्रकार से समझो आप रिवाइज करके आ रहे हो, मैं आपसे उस समय पूछूंगा, क्वेश्चनियर करूंगा, है ना। तो एक एक्टिव रिकॉल सेशन होगा। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान देना इसमें कि जो है इसमें आपको PSR का जो भी अभी करंट अफेयर जो है ना, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन की करंट अफेयर है, जो भी करंट अफेयर में चीजें आ रही हैं, उससे भी लिंक करके मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है। तो पूरा जो है एक्टिव रिकॉल सेशंस की बेनिफिट भी इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। नाउ आप इसके बाद अगली फैसिलिटीज देखिए जो इसमें मैंने आप सभी के लिए रखा हुआ है, और जो हमारे यहाँ आपको मिलेगा। क्लास के अलावा टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो मैंने 2 घंटे क्लास ली, तो जो आज मैं पढ़ाया मैंने, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो भी PYQs में क्वेश्चन आई है और जो क्वेश्चन बन सकती हैं, वो क्वेश्चंस आपको मिलेगा। वो आपको घर से लिख करके आपको जमा कर देना है। वो कॉपी में 1-to-1 कॉपी इवेल्युएशन करूंगा, आपको जूम पर लेकर आपकी कॉपी इवेल्युएशन करूंगा, वैल्यू एडिशन बताऊंगा, क्या क्या कमी है उस पर भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, है ना, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि 12 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि जब हम PSR ऑप्शनल की बात करते हैं तो पेपर 1, है ना, पेपर 1 में 2 सेक्शन से A और B, ठीक है। पेपर 2 में 2 सेक्शन से A और B। तो हर सेक्शन का 4 सेक्शनल आपका टेस्ट है। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ 8 फुल लेंथ टेस्ट है, यानी हर सेक्शन का सेक्शन A का 2 FLT है, सेक्शन B का 2 FLT है, पेपर 2 के सेक्शन A का 2 FLT है, पेपर 2 के सेक्शन B का भी 2 FLT है। तो इस प्रकार हमारा 12 सेक्शनल और 8 फुल लेंथ टेस्ट हो गया, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आप टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, इनरिच्ड आंसर मिलेगा आपको। और उन सभी PYQ को, साथ ही साथ जो ये टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन है, सबको मैं डिस्कशन करूंगा। वो सारी चीजें आप लाइव डिस्कशन में देख सकते हो, जो बाद में जाकर वो ऑटोमेटिकली ऐप पर रिकॉर्डेड जो फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा। मैं आपको कुछ नोट्स आपको दिखाऊंगा, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि सर ये सबसे फाइन नोट्स है। अभी तक जितने बच्चे हमारे यहाँ पर एडमिशन लिया, फिर जो PSR ऑप्शनल हमारे यहाँ से किए, दे आर टू हैप्पी, है ना, अबाउट द कोर्सेस। तो आपको वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा इंटरनेशनल टॉपिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक्स का। आपकी कॉपी का जो है क्वालिटी इवेल्युएशन होगा, है ना। ऐसा नहीं, अच्छा कई बार क्या होता है कि बच्चों का लगता है कि सर टेस्ट सीरीज हमने दिया, 10 दिन तक कॉपी हमारी चेक हो रही, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप हमारे पास लिख कर दोगे, एट द टाइम आपकी कॉपी इवेल्युएशन हो जाएगी विद इन 12 आवर्स। ये ध्यान रखिएगा कि 12 घंटे के अंदर आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिल जाएगी। और वो जो कॉपी होगी 1-to-1 कॉपी इवेल्युएशन होगा, जो आपको मैं लाइव लेकर कॉपी चेक करूंगा, लाइव जूम पर। PYQ डिस्कशन में दे दूंगा इसमें। साथ ही साथ आपको जो है कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के
आंसर्स को हम डील करें, कैसे आंसर लिखें, जीरो से बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर करना, जीरो से आप मास्टर बनोगे। ये सारी चीजें मैं मेरे द्वारा आपको जो है गाइड की जाएगी। आंसर राइटिंग हर एक चीज पे डिस्कशन किया जाएगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से रिलेटेड 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। और ये जो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम वो तो मिलेगा ही नॉर्मली, लेकिन हर एक टेस्ट के बाद भी मिलेगा कि भाई आपका अगर एक कम नंबर आया है तो इसको क्या ऐसा करना है कि आपका ज्यादा नंबर आए, क्यों आपका कम नंबर आया, आप कहां लैग कर रहे हो, है ना। इन सभी चीजों पे बहुत ही ब्रेनस्टॉर्म्ड तरीके से, लेजर शार्प तरीके से हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। पीरियोडिक जूम सेशंस होगा मेरे साथ सभी बच्चों का, जिसमें आपकी जो क्वेरीज रहेंगी आप वो लगातार मुझसे पूछ सकते हैं। जो क्लासेस से रिलेटेड जो क्वेरीज रहेंगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसा कि बोला कि डाउट क्लियरिंग सेशंस तो रहेगा ही, मेंटरशिप सेशंस भी रहेगा। साथ ही साथ जो हमारा करंट अफेयर होता है बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस का, वो करंट अफेयर भी आपको अलग से अपडेट करके दिया जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शनल के साथ चल रहे हैं, तो आपको कुछ न्यूज़पेपर है जिसको फॉलो करना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट सिंडिकेट है ना, प्रोजेक्ट सिंडिकेट हो गया, ठीक है ना, प्रोजेक्ट सिंडिकेट हो गया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो साइट है उसको भी देखते रहिए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को देखते रहिए। ऐसे एक और पत्रिका है द डिप्लोमेट, उसमें भी कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फॉरेन पॉलिसी, उसमें भी वो जो पत्रिका है फॉरेन पॉलिसी, उसकी भी कुछ आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग ये सारा जो यहाँ से नोट्स है, जो करंट अफेयर का नोट्स हो सकता है, जो करंट अफेयर हो सकता है, जो पीएसआर के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी आर्टिकल्स को मैं एक जगह कंपाइल करके आपको दे दूंगा। बेसिकली उन सभी आर्टिकल्स को मैं डिस्कस भी कर लूंगा उस पर, जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। जो करंट अफेयर के टॉपिक्स है उसके आपके स्टार्ट पोर्शन से, पॉलिटिकल साइंस के स्टार्ट पोर्शन से रिलेट करके आपको प्यारे बच्चे में पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये चीज आपने देख लिया। सारी चीजों की रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगी, ये मैंने बता ही दिया। तो आपका जो सेशन होगा वो 2 घंटे का होगा, है ना, 2 घंटे का आपका क्लास होगा। और उस 2 घंटे का क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, कैसे क्लास होगी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जो डेली टेस्ट है, ये डेली टेस्ट हमारे यहां फिक्स है कि डेली टेस्ट होना ही होना है। साथ ही साथ आपसे पर्सनलाइज्ड जो है मेंटरशिप तो होगा ही, क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी, बड़ी ही आसान लैंग्वेज में होगा, इजी लैंग्वेज में होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये तो आपने देख लिया, लेकिन आपने शायद अगर एक वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर CRMIS के यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने एक टॉपिक पे डिस्कशन किया है कि व्हाई चूज आर PSR ऑप्शनल कोर्सेस, या फिर हम PSR ऑप्शनल कोर्स को क्यों ऑप्ट करें। 48 ऑप्शनल्स हैं यूपीएससी में, 48 ऑप्शनल में से सिर्फ PSR को ही क्यों ऑप्ट करें हम, उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। तो इस मुद्दे को मैं बेसिकली यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर पढ़ा दिया है, ठीक है ना। ये चीज आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं। चलिए, ये वाला पर तो मैंने एक वीडियो बना लिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए, अगर आप हमारे एक सवाल खड़ा होता है कि सर हम आपके यहाँ पे CRMIS पे जो CRMIS की जो पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेस हम उसको क्यों ज्वाइन करें। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ 2018 से लगातार जो है कई बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल्स पढ़ करके यूपीएससी क्वालिफाई किया, और यूपीएससी में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में काफी अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, पहली बात। दूसरा कि हमारे यहाँ जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, बेसिकली माइंड मैप एग्जांपल्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, क्रिस्प लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में, जिसको आप अपने डेली लाइफ से जोड़ करके देख सको। आपके लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत इजी हो जाएगा लेक्चर को अटेंड करने के बाद। हमारे यहाँ मैं यहाँ पर सिर्फ क्लास लूंगा, जो मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बैच लॉन्च कर रहा हूँ सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसमें आपका पूरा जो है इस बैच का मॉनिटरिंग, टीचिंग, है ना, वो सारा मेरे द्वारा किया जाएगा, ठीक है। सारे कोर्सेज को जो है एक समय सीमा के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि ऑप्शनल बैच शुरू करने के बाद ये ऑप्शनल 3 साल 4 साल तक लोग चलाते, कभी 8 महीना 9 महीना, है ना, कभी कुछ लेक्चर्स को छोड़ देते। ऐसा नहीं होगा। बेसिकली मेरा यहाँ पे एक कहना है कि मैं वही चीज कह रहा हूं जो मेरे से हो पाएगा, मैंने वही चीज बोला जो मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर समय पर एक रूटीन, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत जो आपको टाइम दिया गया उसमें ही ऑप्शनल बैच कंप्लीट होगा। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में होगा, सभी चीजों को कवर करते हुए होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इंटायर कोर्स मेरे द्वारा डील किया जाएगा, कोई भी फैकल्टीज इसमें दूसरा इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो सब मैं डील करूंगा बेसिकली, ठीक है ना। ये चीज आपने देख लिया है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग हमारे यहाँ चलेगा। एक मैं लाइव आंसर राइटिंग करवा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस का, है ना। जैसे मान लो मैंने कोई आज टॉपिक पढ़ाया, उसका डेली टेस्ट तो मैं लूंगा ही। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसके अलावा एक शाम को, है ना, मान लो कि आप अगर मॉर्निंग बैच से हो तो शाम को, अगर आप इवनिंग बैच के हो तो इवनिंग बैच के तुरंत बाद, है ना, एक लाइव आंसर राइटिंग सेशन कंडक्ट कराया जाएगा कि जो आपने आज टॉपिक पढ़ा है
आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो आपने आज टॉपिक पढ़ा है उसको, चूंकि आप पढ़े हैं तो आपको उसका नॉलेज है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और उन चारों क्वेश्चन को मैं अपनी स्क्रीन पे दूंगा और हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है, और आप टाइम पीरियड के अंदर उसको लिखोगे। इसी प्रकार चारों क्वेश्चंस को लिखना होगा और चारों क्वेश्चन को लिखने के बाद आप कैम स्कैनर से स्कैन करके उसको पीडीएफ बनाकर आप मुझे भेजोगे, उसकी भी 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन होगी। एक चीज और मैं यहां पे बताना चाह रहा था, मैं बेसिकली जब मैं क्लास लूंगा, क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं डिक्टेट कराऊंगा प्यारे बच्चों, उससे पहले उस पर्टिकुलर क्लास की जो नोट्स जो मैं पढ़ाने वाला हूं बेसिकली, उसका नोट्स आपको ऑलरेडी भेज दिया जाएगा, सो दैट कि आप एक बार पढ़ लो और जब मैं क्लास लूं, क्लास में जब लिखवाऊं, जब पढ़ाऊं, तो आप रिलेट कर पाओ कि हाँ सर ने ये जो पढ़ाया है, सर ये ऑलरेडी नोट्स में दे चुके हैं। आपको रिलेट करने में आसानी होगी, लेक्चर को समझने में आसानी होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। ये आपने देख लिया, 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन होगा हमारे पास, मेंटरशिप तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ये सारा चीज मैंने बता दिया। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जैसे आप एडमिशन लोगे आपको ऐप में रजिस्टर तो किया ही जाएगा, एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे पीएसआर ऑप्शनल बैचेस से रिलेटेड है ना, या जो शेड्यूल्स है उससे रिलेटेड सारी मैसेजेस उसमें जाएंगे आपको। इज इट क्लियर? नाउ ये सारा हमने देख लिया है। मैं इसमें आपको फाउंडेशन दे दूंगा, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बैच का फाउंडेशन मिलेगा प्यारे बच्चों, एडवांस लेक्चर मिलेगा, माइंड मैप के साथ पढ़ाया जाएगा, मॉडल आंसर मिलेगा, वैल्यू एडेड नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज तो मैं दे ही रहा हूं, है ना। पॉलिटिकल साइंस में कैसे अच्छा स्कोर करें, कैसे आंसर राइटिंग बेस्ट तरीके से करें, इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन करूंगा। पेपर ट्रेंड के एनालिसिस को देखते हुए मैं पढ़ाऊंगा और मैं आपको बस यही कहूंगा कि दिस इजंट जस्ट अ कोर्स, इट इज अ कंप्लीट प्रिपरेशन इकोसिस्टम बिल्ट टू कन्वर्ट एस्पायरेंट्स इनटू रैंक होल्डर्स। तो ये हमारा गोल है हमारे CRMIS का। चलिए, तो हमने फीचर देख ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपनी जो ऑप्शनल है इसके सिलेबस को भी थोड़ा डिकोड कर ले। आपने अपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल्स को देखा ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस को। आज हम लोग इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी को ये समझना है कि जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल है 48 ऑप्शनल है यूपीएससी में, वो 500 मार्क्स का आता है। 2 पेपर होता है, पेपर 1 जो कि 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 है ना जो कि 250 मार्क्स का होता है। तो ऐसे टोटल आपका 500 हो गया। और ये जो पेपर 1 पेपर 2 दिख रहा है वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हमारे केस में हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 में भी 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसी प्रकार पेपर 2 में भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये चीज हमें क्लियर करना है। जो हमारा सेक्शन ए है, अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे, सेक्शन ए थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल है ना। इसको अगर समझना है तो शांत दिमाग चाहिए आपको। और याद रखिएगा, अगर आपने पेपर 1 का सेक्शन रिलीज कर लिया, अगर आपको समझ में आ गया, तो आपके लिए एसे में, चूंकि यूपीएससी एसे ज्यादातर फिलोसफिकल एसे पूछ रही है, तो फिलोसफिकल एसे को डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी पेपर 1 तो पॉलिटिकल साइंस का बेस्ट होगा ही, आपका एसे वाला एरिया भी स्ट्रांग हो जाएगा। वहां पर आप पक्का सॉल्व कर लोगे, अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो एक बार आप प्लीज जो रिजल्ट पास्ट ईयर का रहा है, जिन बच्चों का जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, उनका आप एसे का एक बार मार्क्स देख लीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि पीएसआर होने की वजह से उनके एसे में क्या बेनिफिट पहुंचा है। तो पेपर 1 का ये सेक्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन ए है। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पेपर 1 के सेक्शन ए में, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है थोड़ा सा ग्लांस देता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूं। मैं यहां पे पढ़ा नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो हल्का फुल्का मैं समझाते ही चलूंगा। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है प्यारे बच्चों? हमारे देश में, किसी भी देश की, जब हम गवर्नमेंट, उनकी पॉलिटिक्स, है ना, उस देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार कैसे पॉलिसीज बना रही है, ठीक है ना, साथ ही साथ जो पॉलिटिक्स के वैल्यूज होते हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जब हम इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीतिक सिद्धांत, है ना। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो इसके मीनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से अप्रोच होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे बिहेवियरल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, इन सभी चीजों के बारे में भी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग थ्योरीज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप पूरे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को देखोगे, जितने भी स्कॉलर्स हुए, स्कॉलर माने महापुरुष, थिंकर। अच्छा, थिंकर किसको कहते हैं? जो समाज के प्रति, जो राजनीति के प्रति एक मुद्दे, एक पर्टिकुलर डायमेंशन के प्रति अपनी सोच रखता है, उसे हम थिंकर कहते हैं। तो जितने भी थिंकर हुए, जितने भी स्कॉलर्स हुए, ये अधिकतर आप देखेंगे कि स्टेट के बारे में अधिकतर उनकी अपनी जो है थिंकिंग हुआ करती थी।
है ना। अब ये स्टेट क्या होता है, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का सीधा मतलब होता है कंट्री, ये चीज याद रखिएगा, नेशन। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि अलग अलग थिंकर ने स्टेट के बारे में क्या कहा। कुछ लिबरल थिंकर्स है, उनका क्या कहना था स्टेट के बारे में, न्यू लिबरल थिंकर्स थे, उनका स्टेट के बारे में क्या कहना था, कंट्री के बारे में, मार्क्सवादियों का क्या कहना था, प्लुरलिस्ट को क्या कहना था, पोस्ट कॉलोनियल जो टाइमलाइन रहा उस दौरान लोगों ने क्या स्टेट के प्रति थिंकिंग रखी उस समय के स्कॉलर्स ने, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो फेमिनिस्ट हैं, जो वुमेन इंपावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनका क्या स्टेटमेंट ओपिनियन है पर्टिकुलरली स्टेट को लेकर, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ न्याय, जस्टिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी को मालूम है जस्टिस का सीधा मतलब होता है कि जो आप डिजर्व करते हो अगर वो आपको मिल गया तो वही बेसिकली जस्टिस है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी, जॉन रॉल की क्या थ्योरी है, जॉन रॉल ने क्या बोला है जस्टिस को लेकर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम बात करते हैं जस्टिस की तो जस्टिस को लेकर बहुत सारी थिंकिंग्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो जॉन रॉल की थ्योरी है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए, आराम से इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। इक्वालिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सोशल इक्वालिटी क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी क्या होता है। वेल अगर आपने प्रीएम्बल पढ़ा हो तो प्रीएम्बल में भी इन सभी इक्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करना है, पढ़ना है। लेकिन यहां थोड़ा सा हम लोग स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि इक्वालिटी और फ्रीडम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। आप सभी को मैं बता दूं, हालांकि इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, एफर्मेटिव एक्शन के सबसे बड़े सपोर्टर थे B.R. अम्बेडकर। एफर्मेटिव एक्शन मतलब जो सबसे डाउनग्रेडेड पीपल हैं हमारे सोसाइटी के, जो डिप्राइव्ड सेक्शन के जो लोग हैं, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उस प्रोसेस को एफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यानी अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि अधिकार का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के अधिकार, कितने प्रकार के राइट्स होते हैं, है ना, कितनी थ्योरीज होती है राइट्स की, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, राइट्स के भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ह्यूमन राइट बेसिकली क्या है, और जितने भी थिंकर्स हुए उनका क्या कहना है इन सभी पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जितने भी आपने टॉपिक देखा, इन सभी टॉपिक के बारे में, इनका मतलब, इनके पढ़ने के क्या क्या अप्रोचेज हो सकते हैं इनके स्टडी के, साथ ही साथ जितने भी थिंकर्स हैं, जैसे जस्टिस को लेकर किस थिंकर ने क्या कहा, उन सभी मुद्दों को पढ़ेंगे। और स्पेशली जॉन रॉल के बारे में जरूर पढ़ेंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना, ये सारा चीज आपका जो है GS2 के पॉलिटी वाले सेक्शन से रिलेटेड है। कुछ अलग आपको टॉपिक नहीं दिख रहा होगा। ये जब कोई बच्चा लक्ष्मीकांत, जो बाइबल मानी जाती है UPSC में पॉलिटी के लिए, तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो ना, लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले हर एक बच्चा 11th क्लास के पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक पढ़ता है। उसमें सारी चीजें, उसमें लिखी हुई है पॉलिटिकल थ्योरी क्या है बेसिकली। तो जब आप लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल थ्योरी अगर वो बुक पढ़ लोगे ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो सारा टॉपिक वहीं से आपका कंप्लीट हो चुका। आप समझ पा रहे होंगे, देखिए कितना बड़ा ओवरलैपिंग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आप देखो डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है ना। क्लासिकल एंड कंटेम्पररी थ्योरीज क्या है डेमोक्रेसी को लेकर, है ना। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा पॉलिटिकल थ्योरी वाले बुक में लिखा है। कंसेप्ट ऑफ पावर, इवन लक्ष्मीकांत में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो पावर का क्या कंसेप्ट होता है, शक्ति का, उसके बारे में पढ़ेंगे। हेजिमोनी के बारे में पढ़ेंगे। आइडियोलॉजीज क्या क्या है पावर को लेकर, है ना। अलग अलग थिंकर्स की क्या सोच है, क्या विचार हैं, क्या आइडियाज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेजिटिमेसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये लिबरलिज्म में भरोसा करते हैं, थोड़ा सा उदारवादी चीजों में भरोसा करते हैं, थोड़ा फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, वैसे लोगों को लिबरलिज्म कहा जाता है, लिबरलिस्ट कहा जाता है ना, लिबरल्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। फिर इसके बाद हम लोग जो सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कि फासिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फासिज्म आपको मालूम है, ये जो थ्योरी है बेसिकली हिटलर के टाइम पर ज्यादा इसको फॉलो किया जाता था। इवन इटली का जो मुसोलिनी था जो लीडर, वो भी एक फासिस्ट लीडर माना जाता था। तो आखिर फासिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, फासिज्म का सीधा मतलब होता है कि जब आपके देश का लीडर डिक्टेटर होकर सभी अपने देश के सब इंस्टीट्यूशन को, कंप्लीट इंस्टीट्यूशन को जब अपने कंट्रोल में ले लेता है, अपने अनुसार जब चलाता है, किसी की नहीं सुनता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग फासिस्ट कहते हैं, फासिज्म कहते हैं, कि वो लीडर फासिस्ट हो गया और फासिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। और आइडियोलॉजी होता क्या है, आइडियोलॉजी का सीधा मतलब है कि भाई अलग अलग विचारों का एक कंपाइलेशन,
है ना। जैसे अगर आप फॉलो कर रहे हो मान लो बीजेपी को या कांग्रेस को, तो कांग्रेस की अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग उनकी थिंकिंग्स हैं, बीजेपी का अलग अलग थिंकिंग है, तो बीजेपी के सभी थिंकिंग आइडियाज को मिला दोगे तो आइडियोलॉजी हो जाएगा। सो आइडियोलॉजी इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द आइडियाज। अगर आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हो तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, बीजेपी को फॉलो कर रहे हो तो बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, अगर आप सीपीआई या किसी अदर पार्टी को फॉलो कर रहे हो तो उनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये बेसिकली है, हम लोग गांधीज्म के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी की क्या विचारधाराएं थी, गांधी जी क्या सोचते थे अलग अलग चीजों को लेकर, सोसाइटी के अलग अलग मुद्दों को लेकर, देश के बारे में क्या सोचते थे, उन सभी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ेंगे। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र बेसिकली अगर मैं बताऊं तो भगवान ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए, मानस पुत्र मतलब ह्यूमन फॉर्म्ड जो चाइल्ड हुए, उनका नाम था मनु। तो मनु ने ये बुक लिखी थी धर्मशास्त्र, ठीक है ना, जिन्हें आप अक्सर आप मनुस्मृति भी कहते हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मनु के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र को लिखने वाले अगर आपको मालूम हो चाणक्य ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर थे और गुरु भी थे, तो उनके द्वारा लिखा गया था। इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी गौतम बुद्धा की क्या सोच थी, है ना, पॉलिटिक्स को लेकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ सर सैयद अहमद खान, श्री अरबिंदो, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्रनाथ रॉय के बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या सोच था पॉलिटिक्स को लेकर, स्टेट को लेकर। इन सभी मुद्दों पे वी विल डिस्कस अबाउट इट। ये सारा चीज इनके बारे में आपने, ऐसा तो नहीं है कि आप ये नाम पहले नहीं सुने हैं, ये सारा चीज आपने देखा हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब यहां पर थोड़ा डेप्थ में आपको पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है, बड़ा आसान टॉपिक है, आपको विश्वास करना होगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न जब मैं कहता हूं तो इसका सीधा मतलब है कि पश्चिमी देश, वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे यूरोप, अमेरिका वगैरह देश, यहां पर जो थिंकर्स हुए, हमारे इंडिया के तो थिंकर्स चली हैं ही, जो उन देशों के जो थिंकर हुए, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मकियावेली, हॉब्स, लॉक, है ना, जॉन एस मिल, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्क्स, ग्राम्सी, अन्ना आरेंट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी क्या थिंकिंग थी पॉलिटिक्स को लेकर, पॉलिटिक्स के अलग अलग डायमेंशंस को लेकर, अलग अलग वैल्यूज को लेकर, हम सब ये पढ़ेंगे। तो जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, हमारी जितनी भी ये ऊपर के टॉपिक्स आपने देखा, जैसे पावर, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी या स्टेट या राइट्स या किंग के बारे में, इन सभी के बारे में इनका क्या कहना है या फिर इनकी क्या सोच है बेसिकली पॉलिटिक्स को लेकर, उसके बारे में हम लोग बड़े ही आराम से पढ़ेंगे। और मेरा तो एक बड़ा अच्छा सलाह रहता है प्यारे सभी बच्चों को कि जब भी आप थिंकर्स को पढ़ें तो ये फील करें कि आप वो थिंकर हैं, आप ये फील करें कि आप गांधी हैं, आप ये फील करें कि आप प्लेटो हैं, आप ये फील करें कि अगर आप प्लेटो होते, आप थिंकर होते, अगर आप उस समय, तो आप क्या बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते, है ना। तो ये आपको पढ़ना चाहिए, है ना। तो ऑप्शनल पढ़ने, अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल में अगर आपको मान लीजिए कि सभी थिंकर्स को अगर आप बेसिकली पढ़ रहे हैं तो आप ये फील कीजिए, उनके पर्सनालिटी को फील कीजिए। जब तक आप फील नहीं करोगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें हमें सेक्शन ए में पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर आप देखोगे ना पेपर 1 का सेक्शन बी, तो ये कंप्लीट आपको दिखेगा आपका कि भाई इसमें कुछ टॉपिक आपका GS2 के पॉलिटी और गवर्नेंस वाले सेक्शन से मैच कर रहा है। फिर आपको दिखेगा कि GS1 के मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन से भी कुछ टॉपिक मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे GS1 में, ठीक है ना, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ना है ना, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे, जो कि लक्ष्मीकांत, अगर किसी पॉलिटी बुक को पढ़ रहे हो तो उसका फर्स्ट चैप्टर है, वो भी इसमें पढ़ना है ना। तो इसमें कुछ टॉपिक्स आप देख रहे होंगे जो सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से मैच कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, और इसमें भी कुछ टॉपिक आप देख रहे होंगे जो बेसिकली पॉलिटी वाले एरिया में पढ़ना, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है, पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। हालांकि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में भी लास्ट में आ जाता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े हो तो आपने देखा होगा राजीव अहिरवाली में। इसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें लिबरल का क्या सोच था, सोशलिस्ट क्या थॉट्स थी, है ना, मार्क्सिस्ट क्या सोचते थे इस मूवमेंट के बारे में, रेडिकल ह्यूमनिस्ट और दलित क्या सोचते थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर, है ना, उनकी क्या राय थी, उनके क्या विचार थे, उन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे, बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो पॉलिटी में आप सभी को पढ़ना है। सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीजर, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि पेपर 1 के सेक्शन बी में आपको प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में पढ़ना है।
इसके बाद आपका जो है जितनी हाई कोर्ट्स हैं, कैसे काम करती है सारी ऑर्गन्स, उनके बारे में पढ़ना हमें। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपैलिटीज, इन सभी चीजों को भी यहां पर पढ़ना है। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई या फिर जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हो गई, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। जैसे फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी वगैरह, इलेक्शन कमीशन, ये सब देख सकते हैं यहाँ पर। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन सभी चीजों को हमको पढ़ना है। तो आप अगर ये पूरे टॉपिक को, पूरे अगर आप सिलेबस को देख रहे होगे ना, तो आपको एक चीज रियलाइज हो रहा होगा कि सर ये तो सारा हम लोग ऑलरेडी जीएस में पढ़ रहे हैं और सारा चीजें यहां पर दिख रहा है। तो इसलिए तो मैं कह रहा था प्यारे बच्चों कि ऑप्शनल जो पीएसआर ऑप्शनल है ना, इसका 90% सिलेबस ओवरलैप करता है। मैंने 90% बोला है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 92 से लेकर 95% तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। मैं सिर्फ 90% कह रहा हूं, है ना, कमोबेश। इसके बाद आप चलिए आगे देखिए। अगर आप देखेंगे फेडरलिज्म में देख लीजिए, है ना, फेडरलिज्म आपको पढ़ना लक्ष्मीकांत में, उसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीएस3 का जो इकोनॉमिक वाला पोर्शन है वहां से भी ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी हमें पढ़ना है। कास्ट रिलेशन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम, सोशल मूवमेंट, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है ना। जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन राइट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वुमेन्स मूवमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ नया है, ये सारा आपका जीएस के टॉपिक्स में, जीएस के सब्जेक्ट्स में आप पढ़ चुके हैं। बस यहां पर इसको थोड़ा डेप्थ में, थोड़ा अलग अप्रोच से पढ़ना है। आप समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार अगर आप पेपर 2 को देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि जब हम कोई ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हमने कहा कि भैया उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, 2 सेक्शन होगा। उसी प्रकार जो है पेपर 2 में भी 2 सेक्शंस होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अभी जो ये पेपर 2, हमने पेपर 1 को डिकोड किया। पेपर 2 में जो हमारा जो पूरा जो टॉपिक दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेक्शन ए का है। अगर आप सिलेबस चाहिए तो मैं ये सारा जो है, ये वाली जो पीडीएफ है, ये मैं कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, वहां पर मैं इसको ऐड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पेपर 2 में जो सेक्शन ए है, इसमें हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। आप ऐसे समझिए कि किसी भी देश का, है ना, दूसरे देश के साथ, अब मान लीजिए देश ए है, कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए में क्या, वहां पर किस तरीके की पॉलिटिक्स है, वहां पे किस तरीके की गवर्नमेंट है, वहां पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, कैसे वहां की सरकार काम करती है, कैसे पॉलिसीज बनाती है, उसका कंपैरिजन इस देश के गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से करना होता है इसमें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बेसिकली हम एक देश का दूसरे देश के गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को लेकर कंपैरिजन करते हैं, सिमिलैरिटीज देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस तरीके के पॉलिटिक्स है, 2025 में किस तरीके से वहां पॉलिटिक्स काम कर रही है, किस तरीके से वहां पर गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम कर रही है, किस तरीके का वहां पर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, उसको हम अपने देश के सेम चीज के साथ कंपेयर करेंगे। हम अपने देश के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन, द वे ऑफ वर्किंग द गवर्नमेंट, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम 200 साल पीछे जाकर अगर यूएस और इंडिया के पॉलिटिक्स को भी डिस्कशन कर सकते हैं। यह होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नाम से ही क्लियर है, 2 देशों के पॉलिटिक्स को कंपेयर करना, राजनीति, गवर्नमेंट को कंपेयर करना, उनके काम करने के तरीकों को कंपेयर करना, यह इसमें पढ़ना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब ये जो टॉपिक है बेसिकली आपको जीएस में ओवरलैप करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि एक नया टॉपिक है ये, जीएस में इसका ओवरलैपिंग नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है ना, इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से अप्रोचेज हैं अलग अलग जिससे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किया जाता है, 2 देशों की पॉलिटिक्स को कंपेयर किया जाता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव जो मेथड होता है 2 देशों की, जब हम पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। क्या मेरिट्स हैं, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। वैसे देश जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, ओवर द टाइम इनके देश में क्या बदलाव हुआ, किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, उन सभी मुद्दों को भी वी विल डिकोड इन द पर्टिकुलर क्लास, है ना। हम लोग इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेवलपिंग सोसाइटी का सीधा मतलब है कि हम लोग साउथ नेशंस को बोल रहे हैं। आपने एक टर्म सुना होगा नॉर्थ कंट्रीज, है ना, साउथ कंट्रीज। नॉर्थ कंट्रीज का सीधा मतलब होता है कि वो देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की।
और साउथ जो नेशंस या ग्लोबल साउथ या साउथ जब हम कहते हैं कि साउथ कंट्रीज या साउथ नेशंस, इसका सीधा मतलब होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज या फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। इसके साथ पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सोशल मूवमेंट्स इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, जैसे इंडिया इसमें इस कैटेगरी में आएगा। इंडिया एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी में काउंट किया जाएगा। हमारे यहाँ किस तरीके के सोशल मूवमेंट्स होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे यहाँ कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि उन सभी देशों में जो इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटी के लिस्ट में आती हैं, उनके यहाँ किस प्रकार के सोशल मूवमेंट्स होती हैं, किस प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्रेशर ग्रुप बेसिकली होता क्या है, नाम से क्लियर होगा, दबाव समूह। इसका मतलब होता है कि भाई आपने देखा होगा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कुछ भी अगर सरकार कानून बना रहा है तो सरकार को विरोध करेंगी, या जो आम ग्रास रूट लेवल पे जो आम जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर वो आंदोलन करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि इन आम जनता की प्रॉब्लम्स को आप सुनिए और उसको लेकर आप कोई कानून बनाए ताकि इनकी सुरक्षा और इनको फायदा मिले। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फॉर द सेक ऑफ, इन द फेवर ऑफ द कॉमन पीपल, कोई एक ग्रुप काम करता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, गवर्नमेंट को मजबूर करता है, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालता है कि आप कुछ कानून ऐसा बनाए जिससे कि इन लोगों का फायदा हो। तो चूंकि दबाव डाल रहे हैं ग्रुप्स, इसलिए इनका नाम पड़ गया प्रेशर ग्रुप्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मीडिया इज ऑल्सो प्रेशर ग्रुप। एनजीओ का अगर आपने नाम सुना होगा, एनजीओ भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ये सारी प्रेशर ग्रुप्स हैं। जैसे अभी आपने देखा किसान आंदोलन हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें जो कुछ लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के खिलाफ, आई यू गेटिंग द पॉइंट, जैसे राकेश टिकैत वगैरह। राकेश टिकैत ऑल्सो वो जो है बिलोंग करते थे एक पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप से, आखिर उन्होंने भी तो प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे। तो प्रेशर ग्रुप के कई कैटेगरीज हो सकती हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन बने, चाहे कल्चरल हो या इकोनॉमिक हो या फिर मान लो टूरिज्म को लेकर हो, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। कि जब आप एक देश से लेकर दूसरे देश में जब आप मूवमेंट शुरू हो जाता है, जब रिलेशन कॉपरेशन बढ़ता है जब दो देशों के बीच में, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग ये पढ़ेंगे डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटीज के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके के रिस्पॉन्सेस है, क्या इनकी सोच है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, कैसे ये सारी कंट्रीज डील कर रही है ग्लोबलाइजेशन, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है, इन सभी मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे आइडियलिस्ट वे, रियलिस्ट वे, मार्क्सिस्ट वे, सिस्टम थ्योरी या फिर फंक्शनलिस्ट वे, इन सभी वे पे डिस्कशन करेंगे कि हम इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध जब पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को जब डिकोड करते हैं, तो हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच से कैसे पढ़ सकते हैं उसको, हम उसको सिस्टम थ्योरी से कैसे हम समझ सकते हैं, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट और मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ हम कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को डिकोड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपने देखा सेक्शन ए में है, इसके अलावा सेक्शन ए में ये भी सारी चीजें हैं। हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशन यानी पेपर 2 को जब पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो कुछ की कंसेप्ट हैं, जैसे नेशनल इंटरेस्ट, ये क्या होता है, सिक्योरिटी इन पावर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, एंड डिटरेंस क्या होता है, ट्रांसनेशनल जो है क्या एक्टर्स होते हैं, ट्रांसनेशनल जो है ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या होते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, बेसिकली वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर आपने देखा बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, जैसे आप अपने देखा होगा अपने आपके शहर में या गली मोहल्ले में कुछ रंगदार लोग हुआ करते हैं। जब एक आदमी रंगदार होता है, एक बाहुबली होता है, तो सबको दबा कर रखता है, लेकिन जस्ट उसके पैरेलल कोई दूसरा बाहुबली खड़ा हो जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वहां पर पावर बैलेंस्ड हो जाएगा। उसी प्रकार आपने अगर देखा हो पूरा 20th सेंचुरी में जो किसी का अगर हेजीमोनी रहा है अराउंड द वर्ल्ड, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, लेकिन जस्ट 20th सेंचुरी के एंड होते होते उसके जस्ट सामने एक और देश खड़ा हो चुका जिसका नाम था यूएसएसआर। तो चूंकि अमेरिका उस समय सुपर पावर था 20th सेंचुरी में, तो जो चाहे वो करता था, लेकिन जैसे इसके पैरेलल एक और खड़ा हुआ सुपर पावर, तो दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। अब दोनों जो है आपस में जूझते रहे, और जो देश, जो अमेरिका दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट करता, उनको टॉर्चर करता है, उनके ऊपर हेजेमोनी दिखाता, वो अपने में फंसा रहा, दूसरे पैरेलल सुपर पावर के साथ अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में खुद को फंसा कर रखा। आप समझ पा रहे हैं, जैसे आपके एरिया में अगर कोई बाहुबली है ना, खूब अगर मान लो उछलता कुत्ता, अगर दूसरा बाहुबली उसके जस्ट पैरेलल खड़ा हो जाए तो अपने आप वो शांत हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब कि वो पर्टिकुलर इशू जो सभी के लिए कॉमन हो, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स,
आई यू गेटिंग द पॉइंट? ये सारे को हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी का इशू मानते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि एक समय था जब सुपर पावर्स का राइज हो रहा था, है ना। हम लोग ये पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आर्म्स रेस, आज हर देश पावरफुल बनना चाह रहा है, आज हर देश सिर्फ आर्म्स खरीद रहा है, वेपन्स खरीद रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, इससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, चाहे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। वी विल डिस्कस अबाउट इट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि यूएसए जो कि लीड कर रहा था कैपिटलिज्म को, जो नाटो का लीडर था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक तरफ यूएसएसआर था जो वार्सो पैक्ट को लीड कर रहा था, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लीड कर रहा था। इन दोनों के बीच में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका। जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उसको बेसिकली हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। तो जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 के सितंबर महीने में शुरू हुआ था और इन 1990s में जाकर ये खत्म हुआ। और अगर मैं कह रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में अगर कोल्ड वॉर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, कई बच्चे सोचते हैं कि कोल्ड वॉर माने सर ठंडा के दिन में, विंटर के टाइम में लड़ाई हुआ होगा। जी नहीं, कोल्ड वॉर का सीधा मतलब है कि अगर मान लो अमेरिका है और एक तरफ यूएसएसआर है तो ये दोनों लड़ेंगे तो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होंगे वॉर में, बल्कि इनका कोई सपोर्टर कंट्री होगा। अमेरिका किसी एक कंट्री को सपोर्ट करेगा, यूएसएसआर एक कंट्री को सपोर्ट करेगा और दोनों को लड़वा देंगे। ये दोनों जो है इन दोनों कंट्री को लड़वा देंगे। ये पहला प्रोसेस। दूसरा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से एक दूसरे को ये बदनाम करेंगे, एक दूसरे को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाएंगे, फाइट नहीं करेंगे डायरेक्टली, इसके अलावा सब चीज करेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध, जैसा नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसके बारे में हम लोग बेसिकली यहां पढ़ेंगे। न्यूक्लियर थ्रेट जो आम इशू बन चुका है आजकल, पाकिस्तान भी जब चाहे मुंह उठाकर बोल देता है कि हम, इंडिया अगर कुछ वैसा करेगा तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। नॉर्थ कोरिया, बहुत सारी कंट्री न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर अपना अपना राय रखती है, अपना अपना जो है उग्रता दिखाती है, अपनी अपनी जो है ओपिनियंस देती है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे उसको। हम लोग जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशन, उसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट है जो कि इंडिया, इजिप्ट जैसे देशों के साथ मिलकर बनाया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, अमेरिकन हेजेमोनी, इन सभी चीजों को डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1944 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एस्टैब्लिश किया गया था अमेरिका और कुछ और कंट्रीज के द्वारा, अमेरिका में ही, उसको पढ़ेंगे। और ब्रिटेन वुड से लेकर WTO तक का क्या जर्नी रहा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इंडिया वाज आल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, चूंकि मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं तो आपको सिर्फ ऊपर से हिंट मिल रहा होगा, आपको ये मालूम चल रहा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। जब आप क्लास में होगे तो और आपको ज्यादा इंजॉय होगा और ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा इस पर्टिकुलर ऑप्शनल को। साथ ही साथ हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और CMEA के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में डिकोड करेंगे। हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बेसिकली नाटो को कहा जाता है। वैसी कंट्री जो नाटो का मेंबर है, जो यूएसए जिसको लीड कर रहा है, उन कंट्रीज को हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। वैसी कंट्रीज जिसको लीड रसिया कर रही है, यानी वार्सो, एक आपने सुना होगा ग्रुप है, जैसा कि मैंने अभी कहा, वार्सो पैक्ट एक ग्रुप है, उसका लीडर है यूएसएसआर, यानी आज के समय यूएसएसआर को रसिया के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली एक कम्युनिस्ट कंट्रीज की ग्रुप है और एक कैपिटलिस्ट कंट्री की, नाटो। तो जो कम्युनिस्ट कंट्री के जो ग्रुप है उसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। वैसी कंट्रीज वार्सो के अंतर्गत आती है। इसके बाद जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, जो बेसिकली 1945 के बाद जो देश आजाद हुए, जिन्होंने इन दोनों देशों के अंतर्गत, यानी दोनों देशों के जो ग्रुप है, यानी चाहे रसिया हो या यूएसए या वार्सो हो या फिर नाटो, इसमें शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया और अपना उन्होंने जो ग्रुप बनाया, जैसे इंडिया, इजिप्ट, इन सभी देशों ने एक अपना ग्रुप बनाया, नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो जो ये देश है, यानी जो तीसरा ग्रुप बना, और इस तीसरे ग्रुप के जो देश मेंबर हैं उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड नाटो, सेकेंड वर्ल्ड वार्सो, थर्ड वर्ल्ड नेम के मेंबर्स को कहा जाता है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन बेसिकली कब फॉर्म हुआ, कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से ब्रांच है, क्या क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, किस प्रकार का इसका रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में। वी विल डिस्कस अबाउट इट। हम लोग जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, जिसमें कंबोडिया, म्यांमार वगैरह आती हैं। इसके बाद अपेक के बारे में पढ़ेंगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोग आर्क के बारे में पढ़ेंगे, नाफ्टा के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है, सभी चीजों को प्यारे बच्चों हम लोग डिकोड करेंगे।
हम लोग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, जो ग्लोबल कंसर्न बन चुकी है। इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सभी टॉपिक्स को जोड़ करके, लिंक करके हम लोग डिकोड करेंगे। ये आपने पेपर 2 में देखा। इसके बाद अगर आप देखें, वो हमने सेक्शन ए देखा था, पेपर 2 का सेक्शन ए देखा हम लोग। पेपर 2 के सेक्शन बी, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये बेसिकली सेक्शन बी में आता है। इसके बारे में भी हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। ये हमारा पेपर 2 में है, इसको भी हम लोग डिकोड करेंगे अपने लेक्चर्स में। और याद रखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को लेकर, है ना। हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अभी क्या करंट रोल है इंडिया का, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है, वैसी कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया से और साउथ एशिया से बिलोंग करती है, या वैसी ग्रुप्स जो साउथ एशिया से रिलेटेड है, उसमें इंडिया का क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके का रिलेशन है साउथ कंट्रीज के साथ, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जो भी इंपेडिमेंट्स हैं रीजनल कोऑपरेशन को लेकर, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इलीगल क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इन सभी चीजों को हम डिकोड करेंगे वहां पर जो हमारी लेक्चर्स होंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है हम लोग इंडिया का ग्लोबल साउथ के साथ, यानी वैसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्री है, लिस्ट डेवलप कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, उसके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी ग्लोबल सेंटर पावर्स है, जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, रसिया, इन सभी के साथ इंडिया की क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हम लोग आराम से पढ़ेंगे। यूनाइटेड जो है नेशन में और खासतौर पे यूएनसी में, यूएनएससी में किस तरीके का इंडिया का रोल है, इंडिया को परमानेंट सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इंडिया और उससे रिलेटेड जो आईआर में न्यूक्लियर क्वेश्चंस है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुआ, जैसे अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ, इजराइल और पैलेस्टीन का, यूएस इजराइल का क्या रिलेशन है, वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, इराक और वेस्ट एशिया के बीच में क्या इश्यूज हैं, उन सभी मुद्दों को हम लोग इस ऑप्शनल में, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न होता है कि सर मुझे एक चीज बताओ आप, सर इतना सारा जो हमने टॉपिक देखा, इसमें सर करंट अफेयर आपको नहीं लग रहा थोड़ा ज्यादा? प्यारे बच्चों, बिना करंट अफेयर के तो जीएस2 आपका नहीं निकलेगा। पूरा मेंस और प्रीलिम्स पूरा करंट अफेयर पर डिपेंडेंट है। हर एक टॉपिक को करंट अफेयर से लिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ऐसे में करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, भले आप इस ऑप्शनल को ले या ना ले, आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप करंट अफेयर को पढ़ोगे तो उसी चक्कर में, उसी प्रोसेस में आपका जो है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का जो है करंट अफेयर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पर यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की, आपने सभी टॉपिक्स को देखा होगा। ये सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जो कभी ना कभी आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा होगा। बचपन से जब आप क्लास 10 में थे, 9 में थे, उस समय भी आपने इन सभी टॉपिक्स को देखा था। साथ ही साथ जब आप अपना जीएस को रेडी कर रहे थे तब भी आपने इन सभी टॉपिक्स को देखा था। प्यारे बच्चों, ये सारी टॉपिक्स आपको काफी फैमिलियर लग रही होंगी, आप समझ पा रहे होंगे कितना आसान ऑप्शनल है। मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, आप सभी को मैं यहां पर याद दिला दूं कि ये पीएसआर ऑप्शनल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाईएस्ट स्कोर उन्होंने पास्ट ईयर्स में, पास्ट रिजल्ट्स में किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, 1 सेकंड रुक जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे 2015 में ऑल इंडिया रैंक जो 1 थी टीना ढाबी, ये भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से थी, इनका काफी अच्छा स्कोर था। इसके बाद अगर आप देखें 2015 में ऑल इंडिया रैंक 9 करण सत्यार्थी, इन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ऑप्ट किया था, बहुत अच्छे स्कोर के साथ इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। 2016 में 2 टॉपर हुए, ऑल इंडिया रैंक 6 दिनेश कुमार, आनंद वर्धन ऑल इंडिया रैंक 7। आप देख लो इनको, ये सारे आपको ऑप्शनल पीएसआर को इन्होंने ऑप्ट किया था और ये यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखोगे 2015 से 2024 तक, 2015 से लेकर 2024 तक, हर साल लगभग टॉप 10 में मिनिमम 2 बच्चे हैं पीएसआर ऑप्शनल को ऑप्ट करके उन्होंने टॉप किया है। जैसे अगर आप 2018 में देखेंगे, गुंजन द्विवेदी है, ऑल इंडिया रैंक 9, इस साल एक ही टॉपर टॉप की थी टॉप 10 से पीएसआर ऑप्शनल के साथ। इसके बाद 2019 में ऑल इंडिया रैंक 6 विशाखा यादव हो गई, या 2020 में ऑल इंडिया रैंक 10 सत्यम गांधी हो गए, या फिर 2021 में 2 टॉपर ऑल इंडिया रैंक 2 अंकिता अग्रवाल, उत्कर्ष द्विवेदी ऑल इंडिया रैंक 5 2021 में आप देख लीजिए। उसी प्रकार सम्यक जैन को देखिए ऑल इंडिया रैंक 7 2021 में। हरकिरत सिंह को आप देखिए ऑल इंडिया रैंक 10 2021 में। इशिता किशोर, अगर आप इनकी कॉपी देखेंगे तो काफी अच्छा इनका आंसर मिलेगा, है ना। तो इशिता किशोर ऑल इंडिया रैंक 1 2022 में इन्होंने पीएसआर ऑप्शनल के साथ एग्जाम को टॉप किया था ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 6 देख लीजिए 2022 का।
है ना। नाबिया जेम्स का काफी अच्छा मार्क्स था पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप देखेंगे। कनिका गोयल जो थी, इनका ऑल इंडिया रैंक 9 था 2022 में। सृष्टि दबास को देख लीजिए, ऑल इंडिया रैंक 6 2023 में। इवन इंटरेस्टिंगली इफ आई विल टेल यू, अगर आप देखोगे 2024 में 3 टॉपर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। पहले शक्ति दुबे, ऑल इंडिया रैंक 1 2024, इनका काफी अच्छी जर्नी रही है, आप इनका एक बार वीडियो जाकर यूट्यूब पे जरूर देखें। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक 2 2024 में हर्षिता गोयल, आदित्य विक्रम अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 9 2024 में। आपने देखा 2024 में 3 ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी को पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ टॉप किए, अंडर टॉप 10 में। इससे हमें मालूम चलता है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने अभी तुरंत ऑप्शनल के सभी टॉपिक्स को, सिलेबस को मैंने डिस्कशन किया, आपको मालूम चल गया होगा कितना आसान ऑप्शनल है। मेरे पास अपनी यहां मजबूरी है, मैं इन सभी टॉपिक्स को यहां पर समझा नहीं सकता क्योंकि इसके लिए अपनी एक क्लास है ना। यहां पर सिर्फ मैं डिकोड कर रहा था कि ये पढ़ना है, ये सारा चीज आपने देखा होगा पास्ट के जब आप जीएस पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें मुझे आपको बेसिकली बतानी थी, है ना। तो इसके लिए जब इन सभी टॉपिक्स को मैं बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पलीफाई करके, आपके डेली लाइफ से रिलेट करके, अलग अलग मुद्दों, अलग अलग डायमेंशन से रिलेट करके जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी चीजें काफी आसान लगेंगी जब माइंड मैप के साथ पढ़ाऊंगा। तो ये आपने देखा, सिलेबस को मैंने डिस्कशन कर लिया है। आपने देख लिया कि टॉपर्स हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक अंडर टॉप 10 फ्रॉम द पीएसआर ऑप्शनल, आपने ये भी देख लिया। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा कोर्स है, एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक बात याद रखिएगा, ऑप्शनल एक सब्जेक्ट नहीं है, एक आइडेंटिटी है। ऑप्शनल आपकी पर्सनालिटी है। जब आप पीएसआर चूज करते हो तो आप कहते हो कि आई वांट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, वर्ल्ड अफेयर्स इन डीपली। आप समझ पा रहे होंगे। और यूपीएससी टॉपर्स की लॉन्ग लिस्ट है जो पीएसआर के साथ अपना ड्रीम पूरा कर चुके हैं। अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आपको अपने सिलेक्शन को एक स्ट्रांग डायरेक्शन देना है तो पीएसआर इज द बेस्ट डिसीजन। अगेन आई एम टेलिंग यू। प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि इस बैच की जो हमने प्राइस रखी है, हालांकि इसका प्राइस 14,000 था, लेकिन इसको हम लोगों ने रिड्यूस करके, है ना, 9,001 रुपीज में हम इसको दे रहे हैं, है ना, जिसमें आप 4,999 यानी 4,999 रुपए का सेव कर रहे हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो। आपको जो भी इंक्वायरी करना होगा आप अपना जो है इंक्वायरी उस नंबर के जरिए कर सकते हो। अगेन आपको कहना चाहता हूं, अगर आईएएस आईपीएस बनना है तो सीआरएम ज्वाइन करो। इट्स अ गारंटीड प्रॉमिस फ्रॉम द टीम ऑफ द सीआरएम, क्योंकि हम बहुत डेडिकेटली क्वालिटी कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी मेहनत पे भी डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यूपीएससी में सिलेक्शन की गारंटी कोई इंस्टीट्यूट नहीं लेती है। हाँ, एक सही डायरेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं एज अ सीआरएमआईएस की तरफ से। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से एक चीज और बता दूं कि ये जो बैच है, अगेन ये बैच पीएसआर ऑप्शनल में 280 प्लस मार्क्स को स्कोर करने का एक जरिया है। तो बच्चों, 19 सितंबर से हम ऑफिशियली अपना पीएसआर 2026 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सो गेट रेडी, एक नई जर्नी शुरू करते हैं जो आपको आईएएस ऑफिसर बनने की तरफ और मजबूत बनाएगी। सी यू ऑल इन द लॉन्च सेशन मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।